देखिए, अजीत पवार ने अपना ट्विटर बायो बदल दिया है। ट्विटर पर उन्होंने लिख दिया है उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, ये साफ उन्होंने वहां पर लिख दिया है। तो ये तो होना ही था। अब उन्होंने शपथ ली है अभी अभी। सौरभ जी, मैं निकल जा रहा हूं, मैं मुझे आज्ञा दीजिए कि मुझे दूसरी ठीक जगह है जाना विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। हर्षवर्धन जी, लेकिन उन्होंने ये कहा शरद पवार की राजनीति खत्म नहीं होती है। शरद पवार में अभी और कितनी ताकत, कितना दम और बाकी है यहां से फिर खड़े होने का? लोकसभा के चुनाव सामने है। देखिए सौरभ जी, मुझे लगता है कि इस देश की राजनीति में अगर कोई मोस्ट ओवररेटेड पॉलिटिशियन है तो वो शरद पवार हैं। और ये बात मैं बार बार कहता हूं और बहुत लंबे समय से कहता आ रहा हूं, कोई आज नहीं कह रहा हूं जब अजीत पवार निकल कर चले गए हैं। मेरा ये मानना है कि अगर शरद पवार सचमुच इतने करिश्मेटिक लीडर होते तो वो कम से कम कुछ नहीं तो बंबई पर कब्जा कर लिए होते, जहां धनबल और बाहुबल के प्रभाव से वो पूरी राजनीति करते रहे। वो क्रिकेट पर कब्जा कर सकते हैं, वो धनबल बाहुबल कर सकते हैं, वो विधायकों को डरा धमका सकते हैं, लेकिन विधायक जब जीतने की बात आती है तो नहीं जीत पाते हैं। सांसद जब जीतने की बात आती है तो नहीं जीत पाते हैं। 2 अंकों में कभी उनके सांसद नहीं हुए। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का एक वक्त होता है, जो विनोद जी कह के चले गए, मैं उसे मानता हूं। शरद पवार का रहा सहा वक्त भी जा चुका है। अब उनको बस ये देखना है कि कैसे वो जो बची हुई एनसीपी होगी उसको बचा पाए, या कोई और रास्ता खोजें, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने संबंधों का हवाला देकर किसी नए तरह से खुद को चाणक्य बनाए। अब उनके पास बस यही रास्ते रह सकते हैं। फिर से वो एनसीपी खड़ी कर लेंगे ये लगभग असंभव है। बिल्कुल, और बैठक होने वाली है शरद पवार समर्थक नेताओं की इस वक्त। वो बैठक जो है आपको हम बता दें जयंत पाटिल के घर पर होगी और वहां ये निर्णय होगा कि आगे वो क्या करेंगे। लेकिन कितने लोग बाकी हैं अभी, विधायक हों, नेता हों, क्योंकि सारे लीडर तो टॉप लीडर तो यहां आ चुके हैं, तो वहां कितने बचे हैं ये भी अपने आप में एक सवाल है। देवेंद्र, जयंत पाटिल, अगर प्रदेश के नेताओं की अगर बात करें सौरभ, तो निश्चित तौर पे जो सबसे प्रभावी हैं, बेहद भरोसेमंद हैं, और इसीलिए शरद पवार ने प्रदेश का अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी दी थी, वो हैं। लेकिन जो बाकी नेता हो सकते थे वो तो पूरा का पूरा जो बुके है कास्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से भी देखें कि माली कम्युनिटी, बंजारी कम्युनिटी, पश्चिम महाराष्ट्र, मुस्लिम, सब उनके सिरे से निकल गया, जो कि एनसीपी के ये सारे प्रदेश के स्तर पर चेहरे थे। राष्ट्रीय स्तर पर इन नेताओं को भले ही लोग नहीं जानते हों, लेकिन प्रदेश के स्तर पर एनसीपी के पॉलिटिक्स में ये सब प्रभावी चेहरे तैयार हुए थे इतने सालों में। वो सब अगर एक झटके में बाहर चले जाएं तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ी दिक्कत होती है। दूसरी दिक्कत शरद पवार के सामने ये होगी कि क्या उनके अंदर अब इतनी आग होगी इस उम्र में कि उस हिसाब से पार्टी को खड़ा करें। ये जो कुर्सी सामने दिख रही है, मैं बता दूं ये अजीत पवार के लिए लगी हुई है। अजीत पवार यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, बस किसी भी वक्त कुर्सियां लग चुकी हैं, माइक पहुंच चुके हैं। अजीत पवार को यहां पहुंचना बस बाकी है। राजभवन से इस गेस्ट हाउस में उनको आना था, बता करके वो गए थे। मैं सह्याद्री में बोलूंगा, सह्याद्री गेस्ट हाउस है एक, वहां वो अपनी बात अब रखेंगे। वो उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। लाइव फ्रेम हमने आपको दिखाया, लाइव बातचीत उनकी आपको हम दिखाएंगे। एक नाम पर हमने लेकिन अभी तक चर्चा नहीं की है, वो है देवेंद्र फडणवीस का। आपने भी कहा, अभी विनोद जी ने भी कहा कि सरकार मजबूत हुई लेकिन मुख्यमंत्री कमजोर हुआ। इससे एकनाथ शिंदे की ताकत घटी है। देवेंद्र फडणवीस के बारे में क्या राय है इस वक्त आपकी? इस सरकार में वो क्या है तो मुख्यमंत्री, मगर ताकत क्या है? निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस की स्थिति की अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में मौजूदा इक्वेशन के हिसाब से वो प्रभावी हैं। जैसे एकनाथ शिंदे की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो देवेंद्र फडणवीस की शुरू से बहुत ज़्यादा इज्जत करते रहे हैं, और पहले जब वो फडणवीस की सरकार में मंत्री थे तब से उनके इक्वेशन बहुत अच्छे रहे हैं। और ये कहा जाता था कि एकनाथ शिंदे अपने जिस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेके मुख्यमंत्री फडणवीस के पास जाते हैं वो तुरंत उस चीज़ को बहुत आसानी से कर देते हैं, और उन दोनों के बीच बहुत अच्छा इक्वेशन था उद्धव ठाकरे की तुलना में। दूसरी चीज, जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए तो उन्होंने भी देवेंद्र फडणवीस के सम्मान का पूरा ख्याल रखा है। और बीच में हालांकि समय समय पे ये चीज़ें आते रहती हैं, जो कि पावर कॉरिडोर में जो स्ट्रगल होता है, पावर स्ट्रगल, उसके लिहाज से कि ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर एक समस्या आई थी बीच में, आपने देखा होगा। फिर वो जो विज्ञापन का विवाद आया उसको लेकर समस्या हुई, लेकिन दोनों नेताओं के बीच आपस में कोई इक्वेशन में बहुत फर्क नहीं पड़ा। और एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस को उसी प्रकार से रिस्पेक्ट अभी देते हैं। अजीत पवार के साथ तो देवेंद्र फडणवीस का इक्वेशन ऑलरेडी बहुत अच्छा है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के मलाल जो कह सकते हैं वो ये जरूर होगा और वो रहेगा हमेशा कि उनके पास मुख्यमंत्री की कुर्सी क्यों नहीं। और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के जो टॉप स्ट्रेटजिस्ट हैं वो कहीं से भी ये सोचते हैं कि देवेंद्र फडणवीस को आगे किसी तरह से मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाई जाए। नहीं, यही कॉम्बिनेशन तीनों का चुनाव में जाता है, विधानसभा के चुनाव में अगले, और जीत भी जाता है। उस सूरत में भी वो वहीं बरकरार रहेंगे जहां भी हैं उप मुख्यमंत्री। बिल्कुल सौरभ, अगर बीजेपी कतई ये नहीं चाहेगी कि जिन नेताओं को साथ लेकर आई है, खासतौर पे एकनाथ शिंदे को, वहां पे ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि उनके साथ कुछ गलत कर दिया गया और हमने अपना सीएम बना दिया, तो अभी निश्चित तौर पे उसमें कोई बदलाव होगा इस बात की
संकेत बीजेपी नेताओं की तरफ से नहीं दिखते। वो ये चाहेंगे कि इसी प्रकार का गठबंधन तब तक आगे चलता रहे जब तक उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना की पॉलिटिक्स है वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, वो शिफ्ट ना हो जाए। देवेंद्र फडणवीस के बारे में क्या राय आपकी हर्षवर्धन जी, और उनकी क्या भूमिका होगी? पहले तो एक स्वीट रिवेंज है उनके लिए शरद पवार से जो उनको लेना था। देखिए सौरभ जी, मेरा थोड़ा सा मतभेद है जो देवेंद्र कह रहे हैं देवेंद्र के बारे में। देवेंद्र जो कुछ भी कर रहे हैं फडणवीस, वो ऐसा नहीं है कि अपनी इच्छा से और अपने सब कुछ अपनी रणनीति से कर रहे हैं। उनकी रणनीति दिल्ली की रणनीति से ही तय होती है। और जहां तक रही बात एकनाथ शिंदे या किसी और की कि वो क्या सोचेंगे, तो मैं आपको उनका गुवाहाटी का होटल का वो बयान याद दिलाता हूं, जो वीडियो जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि हमारे पीछे महाशक्ति है। उस महाशक्ति का अंदाजा एकनाथ शिंदे को भी है, उस महाशक्ति का अंदाजा अजीत पवार को भी है, और देवेंद्र फडणवीस भी उस महाशक्ति को जानते हैं, तभी तो उप मुख्यमंत्री बनने पर राजी हो गए। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे के बाद महाराष्ट्र में स्वतंत्र तौर पर अपने एक नेता को विकसित कर लिया है, और हम उसका एक तरह से कहें कि उसके विकास क्रम को अब हम देख रहे हैं। कहां कौन कब बनेगा वो अलग बात है, लेकिन नेता के तौर पर जो विकास क्रम होता है वो देवेंद्र फडणवीस का स्पष्ट दिख रहा है। नहीं, लेकिन इसमें हर्षवर्धन जी देखें तो फिर दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हो जा रही है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि जो कुछ कर रहे हैं दिल्ली की तरफ से कर रहे हैं, जब दिल्ली ही कर रहा है, फैक्ट यही है, तो इसका सीधा मतलब है कि देवेंद्र फडणवीस जिस ताकत की उम्मीद करते हैं प्रदेश में, ये ताकत उन्हें नहीं दी जा रही है, ये ताकत उन्हें नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस सिंगल हैंडेडली कुछ भी वहां पे कर रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है दिल्ली से बताया जाता है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि 3 महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अजीत पवार की मुलाकात हो चुकी थी। इससे समझा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस आके अमित शाह को ब्रीफ कर रहे हैं कि अजीत पवार हमारे साथ आ रहे हैं, बल्कि अजीत पवार सीधे गृह मंत्री अमित शाह से संपर्क कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे को कोई बात करनी होती है, वो सीधे गृह मंत्री अमित शाह से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपनी बात कहते हैं। और ये परिस्थितियां बताती हैं कि देवेंद्र फडणवीस को वहां सिरमौर बनाने को लेकर बीजेपी किसी प्रकार से न कोई जल्दबाजी में है, न उनकी अभी कोई प्लानिंग दिख रही है। उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर बीजेपी ऐसा करेगी तो निश्चित तौर पे जो मराठा वोट बैंक है, खास तौर पे जो कि शिवसेना के लिहाज से या एनसीपी के लिहाज से वो उनके साथ ज़्यादा करीब रहता है, उनके भीतर एक खराब मैसेज आएगा कि बीजेपी ने ये सारा ऑपरेशन अपने लिहाज से किया है। उस मैसेजिंग को बीजेपी आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। देखिए, आप बीजेपी की बात सोचें जरा, 2019 से लेकर अभी तक 100 से ज्यादा विधायक चुन करके आए। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते अगर उद्धव ठाकरे उनके साथ उसी भूमिका में रहते जो चल रहा था, जो अरेंजमेंट चल रहा था, उसके बाद 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद सारा घटनाक्रम हुआ। 3 साल महाविकास अघाड़ी की सरकार चली, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहे, एकनाथ शिंदे विधायक तोड़ करके आए और उनको कहा गया कि अब आप मुख्यमंत्री होंगे। ये देवेंद्र फडणवीस के लिए एक बहुत बड़ा झटका उस वक्त था। वो बहुत और ज्यादा और बढ़ा जब उनसे कहा गया कि आप भी सरकार में रहेंगे और उप मुख्यमंत्री होंगे, और अब उनसे कहा जा रहा है कि आपके साथ एक और उप मुख्यमंत्री होगा। तो देवेंद्र फडणवीस के लिए तो उनका वजन सरकार में जो भी हो, लेकिन उनका पद और उनकी ताकत एक किस्म से वो तो घटती जा रही है, वो शेयर होती जा रही है। हर्षवर्धन जी, नहीं, मैं इसको ऐसे नहीं देखता हूं, और मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूं। जब दिल्ली की राजनीति में प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे, तो भी बाला साहब ठाकरे और शरद पवार के सामने एक अपडेट, हर्षवर्धन जी रोक रहा हूं आपको, एक अपडेट। उद्धव ठाकरे की बातचीत हुई है शरद पवार से, पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे शरद पवार, वो पुणे में हैं, और शरद पवार से उद्धव ठाकरे की बातचीत हुई है। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं शरद पवार भी। तो इधर भतीजे अजीत पवार वो मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो चंद मिनटों में शुरू हो जाएगी, और शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने की बस तैयारी है। वो भी सुनना चाहते होंगे कि क्या बोलना है अजीत पवार को पहले, या हो सकता है अजीत पवार ही इंतजार कर रहे हैं कि पहले उद्धव ठाकरे बोल ले। तो अब देखते हैं, दोनों लोगों की बात जो है सामने आने वाली है कुछ ही मिनटों में। जी हर्ष जी, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये जो सब कुछ हासिल किया है वो बहुत तय करके किया है। इतना रणनीतिक तौर से महाराष्ट्र की राजनीति में अपने आप को, अपने नेता को स्थापित करना बहुत मुश्किल काम था। बाला साहब ठाकरे और शरद पवार की राजनीति में प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे बहुत बड़े नेता हो गए, लेकिन फिर भी उनकी महाराष्ट्र में क्या स्थिति रही, और इसीलिए शायद ये तय करके किया गया। अभी जो आप स्थिति देखिए, ये हम सबको बड़ा चौंकाने वाला लगा था जब जो हम लोगों को जानकारी है कि सीधे प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने, वो तैयार नहीं थे।
लेकिन उसके बाद आप देखिए तो देवेंद्र फडणवीस की जो पोजीशन है, वो भले वो उप मुख्यमंत्री है लेकिन राज्य के नेता के तौर पर वो दिखते हैं। ये बात देवेंद्र पाराशर जी की बिल्कुल दुरुस्त है कि अभी वो बिल्कुल कोई मुख्यमंत्री बना नहीं, उसकी आवश्यकता भी नहीं। अगर पार्टी के लिहाज से सब कुछ चलता रहे तो जब नीतीश कुमार जैसे पहले नंबर से तीसरे नंबर की पार्टी हुए को वो मुख्यमंत्री बना सकती है भारतीय जनता पार्टी, तो महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे उसके लिए बेहतर चुनाव है। लेकिन नेता के तौर पर देवेंद्र फडणवीस सिंगल पॉइंट हैं, वो वही अकेले नेता होंगे जो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर तैयार हो चुके हैं और वो काम करते भी दिख रहे हैं। देवेंद्र अभी भी असहमति जता रहे हैं आपसे। भाई महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सबसे कद्दावर नेता है बीजेपी के, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।